देखो यार, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर दे, पर यह सच है। एक मिडिल क्लास फैमिली थी। पापा ने मेहनत की पूरी जिंदगी, सेविंग्स कर रहे थे रिटायरमेंट के लिए। किसी एजेंट ने आकर कहा, सर ये सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर्स ले लीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी है, आईटी सेक्टर बूम कर रहा है। पापा ने अपनी हार्ड अर्न सेविंग से खरीद लिए। और फिर क्या हुआ? 2009 में ट्रूथ बाहर आई। सत्यम स्कैंडल, अकाउंटिंग फ्रॉड, फेक इनवॉइसेस, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स। एक दिन में शेयर्स की वैल्यू 90% गिर गई। पापा की रिटायरमेंट प्लानिंग कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। डेकेड्स की मेहनत एक झूठ की वजह से बर्बाद। ये कहानी सिर्फ एक फैमिली की नहीं है, ये लैक्स ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स की कहानी है जो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज और मिसमैनेजमेंट के शिकार बन गए। मनपसंद बेवरेजेस, डेक्कन क्रॉनिकल, रीको इंडिया, गीतांजलि जेम्स, पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, लिस्ट लंबी है यार। हर बार छोटे इन्वेस्टर्स ही लूटे गए और हर बार सेम क्वेश्चन, हमने क्या गलत किया? हमने तो सिर्फ इन्वेस्ट किया था अपने सपनों के लिए। और यही प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए सौरभ मुखर्जिया और उनकी टीम ने लिखी है एक रेवोल्यूशनरी बुक, डायमंड्स इन द डस्ट, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन। ये बुक सिर्फ इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है, ये एक सर्वाइवल मैनुअल है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ये तुम्हें सिखाती है कि फ्रॉड्यूलेंट कंपनी से कैसे बचो और क्वालिटी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करो। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ये तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बुक की शुरुआत होती है एक ब्रिलियंट एनालॉजी से, टेस्ट क्रिकेट और इन्वेस्टिंग। देखो, लोग सोचते हैं इन्वेस्टिंग मतलब कांस्टेंट एक्शन, डेली बाय सेल, न्यूज़ देखना, चार्ट्स देखना, ट्रेडिंग करना, बिल्कुल T20 क्रिकेट की तरह हर बॉल पे शॉट मारना, बाउंड्रीज मारना, अग्रेशन दिखाना। पर रियलिटी क्या है? ये अप्रोच फेल होती है। 90% ट्रेडर्स लूज मनी। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशन से ट्रेड कर रहे हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट की तरह है। जैसे राहुल द्रविड़, टेक्निकल साउंडनेस चाहिए, पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। हर बॉल नहीं खेलनी होती, बस अच्छी बॉल्स पे फोकस करना होता है, बैड बॉल्स को छोड़ देना होता है। लॉन्ग इनिंग्स खेलनी होती है और ग्रेजुअली, कंसिस्टेंटली रन्स बनाने होते हैं। फ्लैशी नहीं, सॉलिड, सस्टेनेबल। मुखर्जिया कहते हैं, इंडियन इक्विटी मार्केट में भी यही अप्रोच चाहिए। तुम्हें हर स्टॉक नहीं खरीदना है, तुम्हें रिस्की बेट्स नहीं लगानी है, तुम्हें बस क्वालिटी स्टॉक्स आइडेंटिफाई करनी है, उन पे बेट लगानी है और लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। सिंपल पर पावरफुल। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी स्टॉक्स कौन से हैं, कैसे पहचानोगे? क्योंकि मार्केट में तो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हैं, सब अपने आप को बेस्ट बोल रही हैं, मैनेजमेंट सब ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर पेंट कर रहे हैं। तो फिल्टर कैसे करोगे डायमंड्स को डस्ट से? और यहां पे बुक का कोर कॉन्सेप्ट आता है, डायमंड्स इन द डस्ट। ये वो कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंटली डेकेड आफ्टर डेकेड अपने अर्निंग्स और कैश फ्लोज को ग्रो करती हैं। ये वो कंपनीज हैं जिनमें ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, जिन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ये वो कंपनीज हैं जिनमें अकाउंटिंग क्लीन है, फ्रॉड नहीं है। पर पहले समझना जरूरी है कि फ्रॉड होता कैसे है। मुखर्जी बुक में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं अकाउंटिंग फ्रॉड का। देखो, कंपनीज के पास कई तरीके हैं नंबर्स मैनिपुलेट करने के। रेवेन्यू इन्फ्लेट कर सकते हैं, फेक सेल्स बुक कर लो, एक्सपेंसेस हाइड कर सकते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थ्रू, असेट्स ओवर वैल्यू कर सकते हैं, गुडविल इन्फ्लेट कर दो, लाइबिलिटीज अंडर रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में छुपा दो। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बुक में रियल केस स्टडीज हैं। रीको इंडिया को देखो, कंपनी ने फेक सेल्स क्रिएट किए, इन्वेंट्री नंबर्स इन्फ्लेट किए, ऑडिटर्स को मिसलीड किया, और जब ट्रूथ बाहर आई, स्टॉक क्रैश हो गया, इन्वेस्टर्स ने एवरीथिंग लॉस्ट। या मनपसंद बेवरेजेस को देखो, जूस कंपनी प्रॉमिसिंग लग रही थी, फास्ट ग्रोथ दिखा रहे थे, पर रियलिटी फेक डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, फेक इनवॉइसेस थे, राउंड ट्रिपिंग हो रही थी, मनी लॉन्डर हो रहा था, और जब एक्सपोज हुआ, प्रमोटर्स जेल गए, स्टॉक बिकेम पेनी स्टॉक। डेक्कन क्रॉनिकल न्यूज़पेपर्स वाली कंपनी, पब्लिशिंग बिजनेस, पर अकाउंटिंग इतनी कॉम्प्लेक्स थी, इतनी ओपेक थी कि समझ ही नहीं आता था क्या चल रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का जाल था, और इवेंचुअली कंपनी डिफॉल्ट हुई। लेंडर्स ने हेयरकट्स लिए, इक्विटी इन्वेस्टर्स, जीरो रिकवरी। ये एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि हाउ इजीली रिटेल इन्वेस्टर्स फूल हो जाते हैं।
हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं समझते, हम रेड फ्लैग्स नहीं देख पाते, हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, टिप्स को। तो सोल्यूशन क्या है? मुखर्जी कहते हैं क्लीन अकाउंटिंग वाली कंपनीज चूज करो। एक डिटेल चेकलिस्ट दिया है बुक में, जिससे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो सस्पिशियस कंपनीज को। पहला रेड फ्लैग है रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री ग्रोइंग फास्टर देन सेल्स। मतलब कंपनी बोल रही है सेल्स बढ़ रही है, पर एक्चुअली कस्टमर्स पे नहीं कर रहे हैं, या इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है जो बिक नहीं रही। ये इंडिकेशन है कि ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, आर्टिफिशियल है। दूसरा रेड फ्लैग है हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। मतलब कंपनी अपने सिस्टर कंसर्न से ट्रांजैक्शंस कर रही है, प्रमोटर्स के दूसरे बिजनेसेस से डीलिंग्स कर रही है। ये स्कोप देता है प्राइस मैनिपुलेशन का, प्रॉफिट शिफ्टिंग का, मनी लॉन्डरिंग का। तीसरा रेड फ्लैग फ्रीक्वेंट चेंज इन ऑडिटर्स। अगर कंपनी हर 2-3 साल में ऑडिटर बदल रही है, ये सस्पिशियस है। अच्छी कंपनीज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखती हैं अपने ऑडिटर्स के साथ। फ्रीक्वेंट चेंजेस इंडिकेशन है कि शायद ऑडिटर अनकंफर्टेबल हो गया कुछ प्रैक्टिसेस से। चौथा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। अगर कंपनी के पास 50 सब्सिडरीज हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं होल्डिंग कंपनीज की, ये कॉम्प्लेक्सिटी पर्पसली क्रिएट की गई है कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करने के लिए। पांचवा रेड फ्लैग प्रमोटर प्लेजिंग। अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स प्लेज कर रहे हैं लोन लेने के लिए, ये इंडिकेशन है कि उन्हें कैश की जरूरत है, और अगर फोर्स सेलिंग होती है मार्केट क्रैश में, स्टॉक प्राइस कोलैप्स हो सकता है। बुक में डिटेल एनालिसिस है कि कैसे चेक करो इन रेड फ्लैग्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे एनालाइज करो, बैलेंस शीट्स में क्या देखना है। ये टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। पर अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। अगर फ्रॉडुलेंट कंपनीज अवॉइड करनी है तो क्वालिटी कंपनीज कैसे आइडेंटिफाई करें? मुखर्जी के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंपनीज में सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, बोर्ड मीटिंग्स रेगुलरली होती हैं, ऑडिट कमिटीज फंक्शनल हैं, ट्रांसपेरेंसी है डिस्क्लोजर्स में। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, क्लीन कैपिटल एलोकेशन। मतलब कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है वो इंटेलिजेंट यूज हो रहा है, या तो बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो रहा है प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में, या तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे रहे हैं थ्रू डिविडेंड्स या बायबैक्स। वेस्टफुल एक्विजिशंस नहीं कर रहे, वैनिटी प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे। तीसरा, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं। कुछ ऐसा जो कंपटीशन को इजीली एंटर नहीं करने देता मार्केट में। स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो सकती है, नेटवर्क इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्विचिंग कॉस्ट्स हाई हो सकते हैं, पेटेंट या टेक्नोलॉजी हो सकती है। चौथा, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मतलब वन टाइम स्पाइक नहीं चाहिए, कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर, डेकेड आफ्टर डेकेड कंपनी ग्रो कर रही होनी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन्ड या इंप्रूव्ड होनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होनी चाहिए। और यहाँ पे ROCE कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मेजर करता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है। हाई ROCE मतलब कंपनी को ग्रो करने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। ये इंडिकेशन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, प्राइसिंग पावर का। फॉर एग्जाम्पल एशियन पेंट्स को देखो। पेंट बिजनेस, सिंपल प्रोडक्ट, पर ब्रांड इतना स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना वाइड है कि उनका ROCE कंसिस्टेंटली हाई रहता है। वो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकते हैं, कंपटीशन स्ट्रगल करती है compete करने में। या HDFC बैंक को देखो, बैंकिंग सेक्टर पर HDFC की एसेट क्वालिटी बेस्ट है, NPA लेवल्स लोएस्ट है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फास्टेस्ट है, कस्टमर सर्विस आउटस्टैंडिंग है, तो उनका ROE कंसिस्टेंटली हाई है सेक्टर एवरेज से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिबेट है जो बुक एड्रेस करती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग वर्सेस वैल्यू इन्वेस्टिंग। ट्रेडिशनली इन्वेस्टर्स सोचते थे कि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदो, जब वो फेयर वैल्यू पे आ जाएं तो बेच दो। पर मुखर्जी आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेटर स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ग्रोथ कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत बेटर परफॉर्म करती हैं। अगर तुमने 10 ईयर्स पहले HDFC बैंक खरीदा था, जो तब भी एक्सपेंसिव लग रहा था, आज वो इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर बन गया होता। पर अगर तुमने कोई चीप स्ट्रगलिंग कंपनी खरीदी जिसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव था, चांसेस हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रही होगी। ग्रोथ कंपनीज का बिगेस्ट एडवांटेज है कंपाउंडिंग। जब कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट्स भी प्रोपोर्शनेटली ग्रो करते हैं। और जब स्टॉक मार्केट रिकॉग्नाइजेस ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, स्टॉक प्राइस भी कंपाउंड करता है। टाइम के साथ ये कंपाउंडिंग इफेक्ट मैसिव वेल्थ क्रिएट करता है। मैंने देखा है लोगों को, मेरे एक अंकल थे जो वैल्यू इन्वेस्टर बनते थे। मैं सिर्फ लो पी स्टॉक्स खरीदता हूं, उनका फंडा था।
पर वो कंपनीज फंडामेंटली वीक थीं, मैनेजमेंट भी एवरेज थी, तो वो स्टॉक्स अभी भी लो पी पे ट्रेड कर रहे हैं। कोई रीवीटिंग नहीं हुआ, कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ मेरे एक फ्रेंड ने क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। थोड़ा एक्सपेंसिव लगे इनिशियली, पर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे। टाइटन, बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट। आज उनका पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड ग्रो कर चुका है। बुक समरी अड्डा के व्यूअर्स, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि हम रेगुलरली तुम्हारे लिए ऐसी पावरफुल बुक्स लाते हैं जो तुम्हारी फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करें। और फाइनेंशियल लिटरेसी ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉड से और वेल्दी बनाएगी लॉन्ग टर्म में। अब बुक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करती है, प्रमोटर क्वालिटी। देखो, अल्टीमेटली कंपनी को रन करते हैं लोग, और अगर वो लोग ऑनेस्ट नहीं हैं, केपेबल नहीं हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो कैसे जज करोगे प्रमोटर्स को? पहला, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड देखो। उन्होंने पास्ट में क्या किया है? क्या वो प्रीवियसली भी सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाए हैं, या ये उनका पहला वेंचर है और वो ओवर प्रॉमिसिंग कर रहे हैं? दूसरा, स्किन इन द गेम देखो। प्रमोटर्स ने खुद कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी में। अगर उनका स्टेक हाई है और वो शेयर्स प्लेज नहीं कर रहे, ये पॉजिटिव साइन है, मतलब उनका इंटरेस्ट अलाइंड है शेयर होल्डर्स के साथ। तीसरा, कॉम्पनसेशन देखो। क्या प्रमोटर्स रीजनेबल सैलरी ले रहे हैं, या वो एग्जॉर्बिटेंट पैकेजेस दे रहे हैं खुद को कंपनी के एक्सपेंस पे? ये इंडिकेशन है उनकी शेयर होल्डर ओरिएंटेशन का। चौथा, कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस देखो। जब कंपनी कैश जनरेट करती है, प्रमोटर्स उसका क्या कर रहे हैं? इंटेलिजेंट एक्विजिशंस कर रहे हैं, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या वेस्टफुल स्पेंडिंग कर रहे हैं ईगो प्रोजेक्ट्स पे? बुक में एग्जाम्पल्स हैं अच्छे प्रमोटर्स के भी। हर्ष मरीवाला ऑफ मैरिको, उन्होंने एक एफएमसीजी एम्पायर बनाया है कंसिस्टेंटली। नो शॉर्टकट्स, नो फ्रॉड्स, जस्ट सॉलिड एग्जीक्यूशन डेकेड आफ्टर डेकेड। या दीपक पारेख ऑफ एचडीएफसी, उनकी इंटेग्रिटी इंडस्ट्री में लेजेंडरी है। उन्होंने बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में क्रेडिबिलिटी सेट की है। या नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने सेट किए वो बेंचमार्क बन गए इंडियन आईटी सेक्टर के लिए। ये लोग रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। इनकी कंपनीज में इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ट्रस्ट है। पर कॉन्ट्रास्ट में डूबियस प्रमोटर्स भी हैं जिनकी कंपनी से दूर रहना चाहिए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे प्रमोटर्स ट्रीट कर सकते हैं कंपनी को अपनी पर्सनल पिगी बैंक की तरह। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तुम्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है ये सब? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हो, तो कैसे करोगे ये डिटेल्ड एनालिसिस? मुखर्जिया कहते हैं, शॉर्टकट मत ढूंढो, टाइम इन्वेस्ट करो लर्निंग में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखो, स्क्रीनर्स यूज़ करना सीखो जहां तुम फिल्टर कर सकते हो कंपनीज को डिफरेंट पैरामीटर्स पे। फॉर एग्जांपल, screener.in जैसी फ्री वेबसाइट्स हैं जहां तुम फिल्टर लगा सकते हो कि दिखाओ मुझे वो कंपनीज जिनकी रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 10 ईयर्स में मिनिमम 10% पर ईयर रही हो, जिनकी ROCE 15% से ज़्यादा हो, जिनके डेट मैनेजेबल हो। ऐसे फिल्टर्स लगाने से तुम्हारे ऑप्शंस नैरो हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक से तुम्हें शॉर्टलिस्ट मिल जाएगी 50-100 कंपनीज की। फिर तुम डिटेल्ड रिसर्च कर सकते हो इन सिलेक्ट फ्यू पे। और एक सजेशन, पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेट करो, डाइवर्सिफाई मत करो एक्सेसिवली। अगर तुमने रिसर्च करके 10 से 15 क्वालिटी कंपनीज आइडेंटिफाई कर ली हैं, बस उन्हीं में इन्वेस्ट करो। 30-40 स्टॉक्स रखने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। वॉरेन बफेट का कोट है, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। अगर तुमने होमवर्क की है, तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी सॉलिड है, तो कॉन्फिडेंट रहो अपने बेट्स पे। अब बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की। बुक एम्फेसाइज करती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग को। मिनिमम 5 ईयर्स, बेटर 10 ईयर्स, इवन बेटर 15 to 20 ईयर्स। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का मैजिक तभी दिखता है जब टाइम हो तुम्हारे पास। देखो, पहले 1-2 साल में कुछ खास नहीं होता। मार्केट वॉलेटाइल है, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। तुम फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, यार रिटर्न तो आ नहीं रहा, क्या फायदा इन्वेस्ट करने का? पर पेशेंस रखो। 3rd-4th ईयर से इंप्रूवमेंट्स दिखने लगते हैं, और जब तुम डेकेड कंप्लीट कर लो, तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा पैसा डबल से ज्यादा हो गया है। और अगर तुम 2 डेकेड होल्ड करो, वो मल्टीफोल्ड ग्रोथ हो जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने अर्ली करियर में कुछ स्टॉक्स खरीदी थी। इनिशियली तो कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, पर मैंने होल्ड किए रखा। आज 15 ईयर्स बाद वो इन्वेस्टमेंट्स मेरी पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हैं।
रिटर्न्स अनबिलीवेबल है। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो इंडियंस फेस करते हैं, पेशेंस। हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्विक रिटर्न्स चाहिए। अगर 1 महीने में स्टॉक नहीं बढ़ा, हम बेच देते हैं और ये इम्पेशेंस हमें बर्बाद करती है। बुक क्लियरली कहती है, मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन है, लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है। शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स चलते हैं, न्यूज़ चलती है, रूमर्स चलते हैं, पर लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। क्वालिटी बिजनेसेस की वैल्यू रिकॉग्नाइज होती है और प्राइसेस एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंगली। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिस्क मैनेजमेंट। देखो, मैं जो सब कुछ बता रहा हूं, ये गारंटी नहीं है कि तुम कभी लॉसेस नहीं फेस करोगे। इक्विटी में रिस्क होता ही है, पर रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर्स। सब पैसा आईटी सेक्टर में मत डाल दो। कुछ फार्मा में रखो, कुछ एफएमसीजी में, कुछ बैंकिंग में, कुछ ऑटो में। अगर एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करे, दूसरे कॉम्पनसेट करेंगे। दूसरा, पोजीशन साइजिंग। किसी एक स्टॉक में अपनी पोर्टफोलियो का 20-30% मत डाल दो। अगर वो स्टॉक फेल हो गया, तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो सिंक हो जाएगा। बैलेंस्ड रखो। तीसरा, स्टॉप लॉस नहीं, क्वालिटी लॉस। ट्रेडिशनल ट्रेडर्स कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, पर क्वालिटी इन्वेस्टर्स कहते हैं कि अगर फंडामेंटल्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं तब एग्जिट करो। अगर अकाउंटिंग इश्यूज आ रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे हैं, ये सिग्नल्स हैं रीइवैल्यूएट करने के। पर सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएशंस पे एग्जिट मत करो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, टेम्परेरी करेक्शंस होते रहते हैं। अगर फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, करेक्शंस तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने कोविड क्रैश देखा था। मार्च 2020 में मार्केट 30-40% क्रैश हो गया। सब पैनिक में बेच रहे थे, पर जिनके पास कन्विक्शन थी क्वालिटी स्टॉक्स में, उन्होंने होल्ड किया। कुछ ने और खरीद भी लिया और अगले 2 सालों में वो स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाईज टच किए। रिकवरी अमेजिंग थी। तो लेसन क्या है? फियर को कंट्रोल करो, ग्रीड को कंट्रोल करो, रैशनल सोचो, फंडामेंटल्स पे फोकस करो, प्राइस मूवमेंट्स को इग्नोर करो शॉर्ट टर्म। और यहां पे बुक एक ब्रिलियंट फ्रेमवर्क देती है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स पोर्टफोलियो। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है जो तुम फॉलो कर सकते हो। सिलेक्ट करो 10 to 15 स्टॉक्स जो मीट करती हैं क्वालिटी क्राइटेरिया। इन्वेस्ट करो सिस्टमैटिकली थ्रू एसआईपी, होल्ड करो लॉन्ग टर्म, रिव्यू करो एनुअली की फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं या नहीं। बस सिंपल है ना? पर इंप्लीमेंटेशन में लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजेस करते हैं और अल्टीमेटली रिटर्न्स मीडियोकर रहते हैं। मुखर्जीस के ओन पोर्टफोलियो का ट्रैक रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है। उनकी फंड मार्सेलस कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ने मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है और ये प्रूफ है कि फिलॉसफी वर्क्स। देखो, मैं तुमसे ऑनेस्ट बात करता हूं, ये अप्रोच बोरिंग है, एक्साइटिंग नहीं है, डेली एक्शन नहीं है, एड्रेनलिन रश नहीं है जो ट्रेडिंग में होती है, पर ये अप्रोच वेल्थ क्रिएट करती है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर तुम्हें गैम्बलिंग का थ्रिल चाहिए, क्रिप्टो ट्रेड करो, ऑप्शंस ट्रेड करो, पर अगर तुम्हें अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन फंड बनाना है, तुम्हारी रिटायरमेंट कंफर्टेबल होनी चाहिए, तो ये बोरिंग अप्रोच ही बेस्ट है। और यहां पे मैं तुमसे एक पर्सनल स्टोरी शेयर करता हूं। मेरे पापा ने इनिशियली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था। सोचते थे सेफ है, पर लिक्विडिटी जीरो थी, रेंट यील्ड्स पैथेटिक थे, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई थे और जब एक्चुअल रिटर्न कैलकुलेट किया एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, डिसअपॉइंटिंग था। फिर उन्होंने इक्विटी में शिफ्ट किया, क्वालिटी स्टॉक्स में। इनिशियली डर था, मार्केट रिस्की है, सब यही कहते थे, पर उन्होंने रिसर्च की, पेशेंस रखी, डिसिप्लिन रहे और आज वो कहते हैं कि काश मैंने 20 ईयर्स पहले ही अप्रोच अडॉप्ट की होती, और भी बेटर होता। तो मेरी एडवाइस है तुम्हें, अगर तुम यंग हो 25 से 35 के बीच, तुम्हारे पास टाइम है, स्टार्ट करो आज। रिसर्च करो क्वालिटी कंपनीज को, इन्वेस्ट करो सिस्टमैटिकली, होल्ड करो पेशेंटली और देखो अपने आप कंपाउंडिंग का मैजिक। बुक समरी अड्डा के सारे व्यूअर्स, अगर ये समरी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, कमेंट्स में बताओ क्या तुम ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, क्या एक्सपीरियंसेस हैं तुम्हारे, शेयर करो। मैं तुमसे एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। इंडिया ग्रो कर रहा है एज एन इकोनॉमी, कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं,
मिडिल क्लास बढ़ रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन आ रहा है। ये सब ट्रेंड्स क्रिएट कर रहे हैं वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज, पर साथ में रिस्क्स भी हैं। फ्रॉडुलेंट कंपनीज, मैनिपुलेटेड स्टॉक्स, अकाउंटिंग स्कैम्स। तो तुम्हें एडुकेटेड होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। डायमंड्स इन द डस्ट ये रोड मैप देती है कि कैसे डायमंड्स आइडेंटिफाई करो डस्ट में से, कैसे फ्रॉड से बचो, कैसे क्वालिटी में इन्वेस्ट करो, कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाओ। तो रेडी हो तुम लोग? रेडी हो अपनी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म करने के लिए? रेडी हो मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए और स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए? तो स्टार्ट करो आज से। पढ़ना शुरू करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्क्रीनर्स यूज करना शुरू करो, क्वालिटी कंपनीज रिसर्च करना शुरू करो और इन्वेस्ट करना शुरू करो सिस्टमैटिकली। टाइम तुम्हारे साथ है, कंपाउंडिंग तुम्हारे साथ है, बस पेशेंस और डिसिप्लिन तुम्हें रखनी है, बाकी सब फॉलो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, होल्ड पेशेंटली, ग्रो कंसिस्टेंटली। थैंक यू।